वेलकम टू बिहार मैटर्स। आज के इस रैपिड रिवीजन सेशन में हम एक ऐसे विषय पर डीप डाइव करने वाले हैं जो जो आपके आगामी बिहार गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, मतलब जैसे आपका बीपीएससी हो गया, बीएसएससी, एसआई या फिर टीचर एग्जाम्स, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बिहार का रूरल एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी इकॉनमी, यानी ग्रामीण प्रशासन और अर्थव्यवस्था का एक पूरा ढांचा। राइट। क्योंकि देखिए, हम अक्सर किसी भी राज्य की तरक्की को ना उसकी चमकती हुई गगनचुंबी इमारतों या फिर शहरों की चौड़ी सड़कों से नापते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल दस्तावेज आज हमारे पास हैं वो कुछ और ही कहानी बताते हैं। अगर हम 2011 के आधिकारिक सेंसस को देखें जी, तो उसके अनुसार बिहार की 88.7% आबादी उन शहरों में रहती ही नहीं है। और अगर हम लेटेस्ट मतलब बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि राज्य का 70% से अधिक जो वर्कफोर्स है या कार्यबल है वो पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है। तो आज हमारा मिशन यही है कि हम इस 88.7% आबादी को संभालने वाले विशाल ग्रामीण तंत्र के इंजन को डिकोड करें। बिल्कुल। और देखिए, इस डेटा को देखकर ना अक्सर लोग या कह लें कुछ स्टूडेंट्स ये मान लेते हैं कि इतना बड़ा ग्रामीण हिस्सा बस किसी तरह मतलब अपने आप चल रहा है। हाँ, एक ऑटो पायलट मोड में। एग्जैक्टली, ऑटो पायलट मोड में। लेकिन वास्तविकता इसके एकदम विपरीत है। इतने बड़े पैमाने पर विकास कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है जी। इसके पीछे एक बहुत ही व्यवस्थित मतलब एक मल्टी लेवल डिलीवरी मैकेनिज्म काम कर रहा है। नीतियों को पटना या दिल्ली से निकालकर जमीन के आखिरी इंसान तक पहुंचाने के लिए एक प्रॉपर ढांचा चाहिए। तो चलिए इसी ढांचे के अलग अलग पहलुओं को खोलकर देखते हैं। किसी भी योजना के जमीन पर काम करने से पहले ना हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि जमीन पर रोजमर्रा का शासन कर कौन रहा है। सही बात है। हमारे जो दस्तावेज हैं वो पंचायती राज विभाग के अंतर्गत त्रिस्तरीय या 3 टियर सिस्टम की बात करते हैं। जमीनी स्तर पर डेटा के अनुसार 8000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। ब्लॉक स्तर पर 534 पंचायत समितियां हैं और जिला स्तर पर 38 जिला परिषदें हैं। राइट, 38 जिला परिषदें। अगर इसे समझने के लिए मैं एक कॉर्पोरेट एनालॉजी दूं तो ये एक विशाल कंपनी की तरह है जहां जिला परिषद एक कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर है जो विजन तय कर रहा है। जी। पंचायत समिति आपका रीजनल या जोनल ऑफिस है जो डिस्ट्रीब्यूशन देखती है, और वो जो 8000 ग्राम पंचायतें हैं वो फ्रंटलाइन ब्रांचेस हैं जो सीधे मतलब जनता के संपर्क में है। ये एनालॉजी काफी अच्छी है, इससे स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है ना वो इस कंपनी का, अगर हम आपकी एनालॉजी लें तो इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। अच्छा जी। अगर आप डेटा में गहराई से उतरे तो बिहार के त्रिस्तरीय ढांचे की सबसे ऐतिहासिक बात है सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 50% आरक्षण। राइट, ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था। बिल्कुल। और ये सिर्फ ग्राम पंचायत स्तर पर नहीं है बल्कि मतलब ब्लॉक और जिला स्तर पर भी 50% रिजर्वेशन है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा पुशबैक देना चाहूंगा, क्योंकि देखिए कागजों पर ये 50% आरक्षण बहुत शानदार लगता है, लेकिन हमने न्यूज में या आम बोलचाल में अक्सर मुखिया पति या सरपंच पति जैसे शब्द सुने हैं। हाँ बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है कि क्या जमीनी हकीकत में सत्ता सच में महिलाओं के हाथ में है, या फिर ये सिर्फ एक प्रॉक्सी शासन है जहां फैसले पीछे से पुरुष ही ले रहे हैं? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। और शुरुआती दौर में जब ये आरक्षण पहली बार लागू हुआ था ना, तब ये चुनौती जमीनी स्तर पर काफी देखी गई थी। मतलब पुरुष ही फैसले ले रहे थे। हाँ, कई जगहों पर। लेकिन अगर हम दस्तावेजों के लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को देखें तो कहानी अब बदल चुकी है। ओके। जैसे जैसे महिलाओं ने 1 या 2 टर्म पूरे किए, उन्हें वित्तीय प्रक्रियाओं की, सरकारी बैठकों की और योजनाओं को लागू करने की समझ आने लगी। मतलब वो सिस्टम को समझ गई। बिल्कुल। आज ये सिर्फ एक कोटा नहीं रह गया है, ये पूरी तरह से ग्रामीण शासन के एक विमेन लेड मॉडल या महिला नेतृत्व वाले मॉडल में बदल चुका है। क्या बात है। और आप देखेंगे कि जब सत्ता वास्तव में एक महिला के हाथ में आती है तो विकास के एजेंडे में एक बहुत स्पष्ट बदलाव दिखता है। वो किस तरह का बदलाव? उनका ध्यान सिर्फ ठेकेदारी या सड़क बनाने से हटकर स्वास्थ्य, साफ पीने के पानी, शिक्षा और सबसे बढ़कर वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन पर आ जाता है। मतलब शासन की प्रायोरिटीज ही शिफ्ट हो गई। ये काफी दिलचस्प है
क्योंकि जब हम आजीविका और अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हमारे स्रोत एक और बहुत बड़े ढांचे की ओर इशारा कर रहे हैं। जी, मैं समझ रही हूँ आप किसकी बात कर रहे हैं। हाँ, मैं जीविका की बात कर रहा हूँ। बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी BRLPS का वो मॉडल जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सच में नया आकार दिया है। बिल्कुल। डेटा कहता है कि आज 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम कर रहे हैं और इनसे 1.3 करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। ये एक बहुत ही मैसिव स्केल है। 1.3 करोड़, मतलब ये संख्या कई यूरोपीय देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। और एग्जाम्स के लिहाज से इस संख्या का आर्थिक प्रभाव समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये सिर्फ महिलाओं का कोई समूह नहीं है जो बस हफ्ते में एक बार मिलकर छोटी मोटी बचत कर रहा है। राइट। ये 1.3 करोड़ महिलाएं आज छोटे छोटे उद्योगों का एक विशाल नेटवर्क चला रही हैं, जैसे डेयरी हो गया, मछली पालन, बकरी पालन, हस्तशिल्प, मतलब पूरा एक माइक्रो एंटरप्राइज इकोसिस्टम। एग्जैक्टली। और जब ये छोटे समूह अपनी छोटी छोटी बचत को मिलाते हैं ना, तो वो एक बहुत बड़ी वित्तीय पूंजी बन जाती है। इस पूंजी को देखकर बैंक उन्हें बहुत आसानी से और कम ब्याज दर पर लोन देते हैं, जिससे वो अपने बिजनेस को और बड़ा कर सकती हैं। जी, और यही तो सीधा सीधा वेल्थ क्रिएशन है। वेल्थ क्रिएशन तो है बिल्कुल, लेकिन यहाँ मेरे पास एक और डेटा सेट है जो ग्रामीण विकास विभाग की योजना मनरेगा MGNREGA का है। हाँ, मनरेगा। अब हम सब जानते हैं कि मनरेगा 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है, जो कि मतलब एक तरह का सेफ्टी नेट है ना? जी, एक सुरक्षा कवच है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या सिर्फ 100 दिन की मजदूरी से कोई असल वेल्थ क्रिएट हो सकती है? क्योंकि एक तरफ मनरेगा है जो सिर्फ मजदूरी दे रहा है और दूसरी तरफ जीविका है जो उद्यम चला रही है। क्या ये दोनों पूरी तरह से अलग अलग पटरियों पर चलने वाली ट्रेनें नहीं है? सतह से देखने पर ऐसा ही लगता है कि एक योजना तो बस मजदूरी दे रही है और दूसरी व्यापार करवा रही है। हाँ। लेकिन इन दस्तावेजों में जो सबसे शानदार रणनीति या कह लें स्ट्रैटेजी छुपी है वो ये है कि इन दोनों को आपस में हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, वो कैसे? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए जीविका की महिलाओं ने तय किया कि वे मछली पालन से पैसा कमाएंगी। ठीक है, बिजनेस आइडिया हो गया। हाँ, बिजनेस आइडिया रेडी है, बैंक से थोड़ा लोन भी मिल गया। लेकिन मछली पालने के लिए तालाब कहाँ से आएगा? एक नया तालाब खोदना तो बहुत महंगा काम है। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट तो होगी ही। यहीं पर मनरेगा की एंट्री होती है। मनरेगा के तहत गांव में जो जल संरक्षण और तालाब निर्माण का काम सैंक्शन होता है, उसका फायदा सीधे इन महिलाओं को मिलता है। ओह, अब समझ में आ रहा है। मतलब मनरेगा के तहत जो 100 दिन की मजदूरी दी जा रही है वो सिर्फ खाली गड्ढे खोदने या भरने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसका इस्तेमाल उस बुनियादी ढांचे या फिजिकल एसेट को खड़ा करने के लिए किया जा रहा है। हाँ। जिस पे जीविका की महिलाएं अपना व्यापार चलाएंगी। सटीक। बिल्कुल सटीक। बिल्कुल सटीक। मनरेगा उस फिजिकल एसेट को तैयार कर रहा है, चाहे वो गायों के लिए शेड हो, सिंचाई की नहर हो या मछली का तालाब हो। जी। और जीविका उस ढांचे का उपयोग करके उसे आर्थिक मुनाफे में बदल रही है। जी। तो ये अलग अलग पटरियां नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। सरकार मजदूरी के पैसे से गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है और महिलाएं उस इंफ्रास्ट्रक्चर से गांव की GDP बढ़ाती हैं। एग्जैक्टली। ये बहुत ही पावरफुल कनेक्शन है। Yes. लेकिन कोई भी व्यापार तब तक सफल नहीं हो सकता ना जब तक आपके पास सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स सही ना हो। सही कहा। मतलब अगर एक महिला ने अपने तालाब में टन भर मछली पाल भी ली, लेकिन गांव से शहर की मंडी तक जाने वाली सड़क बारिश में बह गई, तो वो सारी मछली तो गांव में ही सड़ जाएगी। बिल्कुल। और यहीं से हमारे दस्तावेज ग्रामीण बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड की ओर मुड़ते हैं। यहाँ मेनली 4 प्रमुख योजनाओं का जिक्र है। जी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY, जल जीवन मिशन JJM और स्वच्छ भारत मिशन। अब इन चारों योजनाओं को अगर हम अलग अलग देखें तो ये बस घर, सड़क, पानी और शौचालय की योजनाएं लगती हैं। हाँ, बेसिक कम्युनिटीज। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका असली इम्पैक्ट तब समझ आता है जब आप इन्हें एक किसान या जीविका दीदी की जिंदगी के नजरिए से देखते हैं। वो कैसे? देखिए, जब जल जीवन मिशन के तहत PHED विभाग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, हर घर में नल का साफ पानी पहुंचाता है FHTC, और स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनता है,
तो सबसे पहला सीधा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। मतलब जो दूषित पानी से होने वाली बीमारियां हैं जैसे डायरिया या टाइफॉइड, वो कम हो जाती हैं? बिल्कुल। और आपको पता होगा, ग्रामीण भारत में आज भी गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण मेडिकल पॉवर्टी है। मेडिकल पॉवर्टी यानी बीमारी के खर्च से गरीब हो जाना। हाँ, परिवार एक ही बीमारी के कारण अपनी सारी बचत गंवा बैठता है और कर्ज में डूब जाता है। राइट। तो जब साफ पानी से बीमारियां कम होती है ना, तो उनका पैसा बचता है और उनकी प्रोडक्टिविटी या काम करने के दिन बढ़ जाते हैं। और अब जब वे स्वस्थ हैं और ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, तो उन्हें अपना सामान बेचने के लिए एक विश्वसनीय रास्ता चाहिए। बिल्कुल। और यहीं पर ऑल वेदर सड़कें जो PMGSY या ग्राम सड़क योजना के तहत बनती हैं, वो काम आती हैं। ये सड़कें उन्हें सीधे बाजारों से जोड़ती हैं ताकि वे अपना सामान अपनी शर्तों पर बेच सकें। अब यहाँ से चीजें सच में बहुत दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि देखिए, घर बनाने या सड़क बनाने की बातें तो दशकों से चल रही हैं जी। लेकिन हमारे नोट्स में PAVY यानी आवास योजना को लेकर एक शब्द बार बार आ रहा है, जियो टैगिंग। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जब हम गांवों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बस मिट्टी के घर आते हैं। ये जियो टैगिंग क्या है और ये इस पुरानी व्यवस्था को कैसे बदल रही है? देखिए, पुराने समय में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। कागजों पर तो एक घर बन जाता था, ठेकेदार या बिचौलिए पैसे भी निकाल लेते थे। हाँ। लेकिन असल जमीन पर वहां कोई घर होता ही नहीं था। इसे घोस्ट एसेट या भूतिया संपत्ति कहा जाता था। ओह, कागज पर घर है पर जमीन पर नहीं। एग्जैक्टली। अब जियो टैगिंग इस भ्रष्टाचार पर एक सीधा मतलब एक टेक्नोलॉजिकल प्रहार है। वो कैसे काम करता है? इसमें होता यह है कि जब किसी लाभार्थी का घर स्वीकृत होता है तो पहले उसकी खाली जमीन की एक GPS स्टैम्प्ड फोटो ली जाती है। और वो अपलोड होती है? जी, वो सीधे सर्वर पर अपलोड होती है। फिर जब नींव डलती है तब एक और फोटो जाती है, फिर छत डलने पे तीसरी फोटो। मतलब हर स्टेज पर? हाँ, और सबसे बड़ी बात, हर फोटो के साथ उस जगह का अक्षांश और देशांतर यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दर्ज होता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कोई भी ठेकेदार एक ही घर की फोटो अलग अलग लाभार्थियों के नाम पर इस्तेमाल करके पैसे नहीं निकाल सकता? बिल्कुल नहीं। सिस्टम तुरंत पकड़ लेगा कि भाई ये GPS कोऑर्डिनेट्स तो पहले इस्तेमाल हो चुके हैं। एकदम सही समझे आप। और सर्वर पर तस्वीर अपलोड होने के बाद ही अगली किस्त का पैसा जारी होता है। क्या बात है! तो ये जो तकनीक है ना, इसने ईंट पत्थर के निर्माण को एक टेक इनेबल्ड और पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया में बदल दिया है। तो इस सब का ओवरऑल मतलब क्या है? जब हम जियो टैगिंग और डिजिटल मॉनिटरिंग की बात करते हैं तो जाहिर है कि हम इस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ऑनलाइन ला रहे हैं। जी। हमारे दस्तावेजों के आखिरी सेक्शन में ई-गवर्नेंस, पंचायत डिजिटाइजेशन, ई-ग्राम सिस्टम और सबसे अहम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT का जिक्र है। हाँ, DBT बहुत क्रूशियल है। अब देखिए, एक तरफ हम 88.7% ग्रामीण आबादी की बात कर रहे हैं जी। और दूसरी तरफ हम सर्वर, ऑनलाइन रिकॉर्ड्स और डायरेक्ट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। तो मेरा एक बहुत ही सीधा सा सवाल है, पूछिए। क्या इतने बड़े और जटिल ग्रामीण तंत्र को, जहां शायद बिजली और इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी समस्याएं रही हों, उसे पूरी तरह से डिजिटाइज करना एक बहुत बड़ा घर्षण या फ्रिक्शन नहीं था? हाँ। क्या हम सिलिकॉन वैली का मॉडल जबरदस्ती गांव पर नहीं थोप रहे थे? ये एक बहुत ही शानदार ऑब्जर्वेशन है। और ये सच भी है कि बदलाव की शुरुआती दौर में ना घर्षण बहुत ज्यादा था। जाहिर सी बात है। लाभार्थियों के बैंक खाते खोलना, उन्हें आधार से जोड़ना, सर्वर डाउन होना, इंटरनेट का ना चलना, बिल्कुल। ये सब बहुत बड़ी व्यावहारिक चुनौतियां थीं। शुरुआत में लोगों को परेशानी भी हुई, लेकिन हमें इस घर्षण की तुलना उस पुराने घर्षण से करनी होगी जो पहले मौजूद था। अच्छा। यानी वो पुराना सिस्टम जहां बिचौलिए हावी थे। हाँ, आप खुद सोचिए, पहले किसी विधवा को अपनी पेंशन लेने के लिए या किसी छात्र को अपनी स्कॉलरशिप लेने के लिए महीनों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। जी, बाबू को कमीशन देना पड़ता था। बिल्कुल। वो जो भ्रष्टाचार और शोषण का घर्षण था ना, वो इस तकनीकी घर्षण से कहीं ज्यादा दर्दनाक था। ये बात तो है। आज ऑनलाइन बेनिफिशियरी मैनेजमेंट सिस्टम के तहत एक बार जब डेटा वेरीफाई हो जाता है तो पटना या दिल्ली में बैठा एक अधिकारी बस एक बटन दबाता है और पैसा सीधे अकाउंट में। जी, बिना किसी बिचौलिए के पैसा सीधे उस ग्रामीण के बैंक खाते में पहुंच जाता है। यानी बीच की पूरी चेन को ही खत्म कर दिया गया। एग्जैक्टली।
जब आवास भुगतान, पेंशन और स्कॉलरशिप का पैसा बिना किसी रिसाव या लीकेज के सीधे खाते में जाता है, तो ये सिर्फ पैसा नहीं है, मुझे लगता है ये उस नागरिक के मन में व्यवस्था के प्रति एक भरोसा पैदा करता है। ये भरोसे के साथ साथ ना सुशासन यानी गुड गवर्नेंस की भी सबसे बड़ी जीत है। बिल्कुल। और देखिए, इस ई ग्रांट सिस्टम और पंचायत डिजिटाइजेशन ने सत्ता के विकेंद्रीकरण को एक नया अर्थ दे दिया है। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। हाँ, अब पंचायत का सारा डेटा ऑनलाइन है, जिसे कोई भी देख सकता है। और जब आप इसे वापस उस 50% महिला नेतृत्व और जीविका के 1.3 करोड़ वाले नेटवर्क से जोड़ते हैं ना, राइट, डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप देखते हैं कि ये महिलाएं अब सिर्फ आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो रही हैं, बल्कि वे इस डिजिटल गवर्नेंस का हिस्सा भी बन रही हैं। जी। वे स्मार्टफोन के जरिए बैंकिंग कर रही हैं और सरकारी योजनाओं को खुद ट्रैक कर रही हैं। तो अगर हम इस पूरे विशाल और जटिल तंत्र को, जिसे हमने आज डिस्कस किया, उसे एक सूत्र में पिरोएं, जी बिल्कुल, तो तस्वीर एकदम साफ और दिलचस्प हो जाती है। ये 88.7% आबादी सिर्फ कुछ योजनाओं के सहारे नहीं जी रही है। सही कहा। इसकी बुनियाद में 8000 पंचायतों का एक त्रिस्तरीय ढांचा है, जिसकी कमान बड़े पैमाने पर उन महिलाओं के हाथ में है जो अब सिर्फ प्रॉक्सी नहीं है। बिल्कुल। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर 1,30,00,000 जीविका दीदियों का एक नेटवर्क है जो मनरेगा द्वारा बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके गांव की दौलत बढ़ा रहा है। एग्जैक्टली। और ये सब कुछ, मतलब पक्के घर, साफ पानी, हर मौसम की सड़कें, एक पारदर्शी डिजिटल गवर्नेंस और डीबीटी सिस्टम के जरिए बिना किसी बिचौलिए के जमीन पर उतारा जा रहा है। यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष है एग्जाम्स के लिए। ये जो अलग अलग दिखने वाले विभाग है ना, पंचायती राज हो गया, ग्रामीण विकास, PHED, हाँ, ये असल में एक ही मशीन के अलग अलग पुर्जे हैं। और जब ये पुर्जे एक साथ सही तालमेल में काम करते हैं, तभी इस स्तर का व्यापक बदलाव संभव हो पाता है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा और इन सारे तथ्यों को समझने के बाद स्टूडेंट्स एक बहुत ही गहरा विचार उभर कर सामने आता है, जिस पर आपको जरूर सोचना चाहिए। जी। जिस तेजी से आज इन ग्राम पंचायतों का डिजिटाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से हर मौसम के लिए सड़कें गांव-गांव तक पहुंच चुकी हैं, जियो टैग किए गए पक्के घर बन रहे हैं, हाँ, और सबसे अहम बात, गांव की करोड़ों महिलाएं सीधे सूक्ष्म उद्यमों के जरिए मुख्य अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सिस्टम से जुड़ रही हैं। तो क्या भविष्य में ग्रामीण और शहरी के बीच का वो पुराना बुनियादी अंतर पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। जब गांव खुद, मतलब डिजिटल, आर्थिक और उद्यमशील हब में बदल चुके होंगे, तो क्या कुछ दशकों बाद रूरल डेवलपमेंट या ग्रामीण विकास जैसी कोई अलग श्रेणी बचेगी, या फिर ये शब्दी इतिहास की किताबों का हिस्सा बन जाएगा? ये एक ऐसा विचार है जिस पर सभी छात्रों को गहराई से सोचने की जरूरत है, खासकर मेंस आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से। बिल्कुल। तो आज के इस रैपिड रिवीजन सेशन में बस इतना ही। इन सारे की पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। जी, और हमारी ये सीरीज अगले सेशन में भी कंटिन्यू रहेगी।